हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू को हम देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं। तो ए जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म is an animals, plant or microbes whose DNA has been altered using genetic engineering techniques। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, वर्ड से ही लग रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाई होगा, लेकिन यूज कैसे किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का, जिसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसमें जो होती है डीएनए हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, यानी कि उसमें जो होता है मॉडिफाइड डीएनए जो होता है उसको अल्टर्ड कराया जाता है, या हम कह सकते हैं कि बॉडी में इंटर कराया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स में। उसके बाद जो पीढ़ी बनती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो होती है देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि 3 बेसिक स्टेप होते हैं। तो पहला क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, यानी कि जो हम डिजायर जीन ले रहे हैं, यानी कि कोई चाहे डिजायर जीन बोल सकते हैं, चाहे डीएनए पीस बोल सकते हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। जिस भी प्लांट से हम जीन को ले रहे हैं उसको बोलते हैं डिजायर जीन। तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है आइडेंटिफिकेशन करना, और उसके बाद क्या रहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि जो जिस डीएनए को हम होस्ट के अंदर इंटर करा रहे हैं तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उससे परिचित कराना पड़ता है होस्ट से। और उसके बाद क्या होती है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो होस्ट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया गया है उसको तो मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको मेंटेनेंस करना रहता है। और उसके बाद जो होस्ट के अंदर होस्ट से ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर जो डीएनए को जो होता है प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र कराया जाता है, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड स्टेप हमारा मेंटेनेंस का रहता है। और नेक्स्ट हमारा आता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, यानी कि जो सामान हम लेते हैं उसके बाद उस सामान से ये क्या बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो टूल्स में जो है पहला हमारा क्या है एंजाइम, यानी कि एंजाइम को हम यूज कर देते हैं। एंजाइम में कौन कौन सी एंजाइम होती है, तो सबसे पहला हमारा लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम किसे कहते हैं, मतलब कि जो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स प्लांट हो या कोई फंगल हो, क्या कह सकते हैं बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल को जो तोड़ता है ना उसको बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। बट एनिमल में तो सेल वॉल होता नहीं है, तो एनिमल में तो यूज नहीं किया है। लेकिन अगर प्लांट का हो या फंगस का हो या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का कोई, तो उसके सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है। तो दीज एंजाइम आर यूज टू ओपन द सेल और डिजॉल्व द सेल वॉल। लाइसोजाइम एंजाइम इज यूजली यूज टू डिजॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसके लिए बेसिकली जो होती है लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। बट अगर प्लांट हो या कह सकते हैं फंगस हो, तो जो प्लांट के लिए जो होती है प्लांट के लिए तो सेलुलोज एंजाइम का यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और उसके बाद जो फंगल होता है, फंगल की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, तो उसके लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली लाइसिंग एंजाइम का यूज किया जाता है उसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। मतलब पहला स्टेप तो सेल वॉल को ब्रेक ही करना होता है। उसके बाद क्या होती है कि क्लीविंग एंजाइम का यूज किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसको कट करने के लिए, जो डीएनए होता है उसको कट करने के लिए क्लीविंग एंजाइम का यूज किया जाता है। तो इसमें जो होता है दीज एंजाइम आर यूज टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है क्लीविंग एंजाइम का। दीज आर 3 टाइप, ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला क्या होता है एक्सोन्यूक्लिएज एंड एंडोन्यूक्लिएजेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, यानी कि 3 प्रकार की एंजाइम होती हैं और इन तीनों का यूज किया जाता है। लेकिन बेसिकली जो होती है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का ही यूज किया जाता है, इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जितने भी एंजाइम हैं, जैसे जो क्लीविंग एंजाइम, एक्सो एंडो रिस्ट्रिक्शन, ये सब मतलब कि कहाँ से निकाले जाते हैं, ये बैक्टीरिया से ही निकाले जाते हैं, उसी के अंदर से इनको निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स ऑफ
सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो होता है डीएनए के सिंगल स्टैंड को तोड़ता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पर आती है कि जो डीएनए की सीक्वेंस होती है उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब का सीक्वेंस चलता रहता है। तो इनकी जो सीक्वेंस होती है उसको मतलब कि आइडेंटिफाई तो नहीं करता, बस इसके टर्मिनल एंड्स को काटता है, और भी सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को, तो इसका यूज नहीं किया जाता है। और उसके बाद इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आती है। तो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या होता है, दे मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, या जो होती है डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन को काटती है। दे क्लीव वन स्टैंड और बोथ स्टैंड्स ऑफ डबल स्टैंड डीएनए, यानी कि जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होती है ये वन या बोथ या कह सकते हैं, या तो एक स्टैंड डीएनए को या तो दोनों स्टैंड डीएनए को काट सकती है। डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है उन दोनों को ये काट सकती है। कौन? इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो डीएनए होती है उसके जो सीक्वेंस होता है उसको ढूंढती है पहले, मतलब कि डीएनए में पहले घूम के उसके बाद इसको स्पेसिफिक पोजीशन पर टारगेट करके ये कट करती है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो इसके ऊपर हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।